आज हम चैप्टर 10 का सेकंड टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कुदाल और हल। तो एक्चुअली में हमने कुदाल और हल में दो तरह के लोगों के बारे में पढ़ना है, एक पहाड़िया लोग और एक संथाल लोग। जो पहाड़िया लोग थे वो कुदाल यूज़ करते थे और जो संथाल थे वो हल यूज़ करते थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 2.1 टॉपिक पर आ जाओ। राजमहल की पहाड़ियों में, आपको पता है बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार कर लिया था, तो बंगाल में ही एक जगह है राजमहल की पहाड़ियाँ। तो 19वीं शताब्दी के जो प्रारंभिक वर्ष थे उसमें बुकानन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एक अधिकारी था। तो इसने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था और उसको मतलब यहाँ से ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन आपको इसमें बता देते हैं कि बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया और वो बुकानन जहाँ कहीं भी गया वहाँ उसने निवासियों के व्यवहार को चतुरतापूर्ण पाया। वे लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित थे और उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं थे। तो इसमें आपने बस इतना ही मेन देखना है कि बुकानन जब राजमहल की पहाड़ियों की तरफ गया था तो जो वहाँ के लोग थे वो उसको अपना एक शत्रु मानते थे, बुकानन को, और उससे बात वगैरह नहीं करना चाहते थे। तो अभी ऐसा क्यों था वो अभी आपको आगे पता चलेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ बेटा, ये वाले इस पैराग्राफ में। तो ये जो राजमहल की पहाड़ियों के आसपास जो लोग रहा करते थे उनको पहाड़िया लोग कहा जाता था। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लोग थे जो राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहते थे इनको पहाड़िया लोग कहा जाता था। ये जंगल की उपज से अपनी गुजर बसर करते थे, यानी जो जंगल से इनको मिल जाता था, जंगल के जो उत्पाद वगैरह होते थे उन्हीं से ये अपना गुजारा चलाते थे और झूम खेती किया करते थे। झूम खेती आप लोगों को वैसे आपने पढ़ रखा हुआ है। झूम खेती में वो क्या करते हैं, जैसे कि अब ये जंगलों में रहते थे तो जंगल का जो छोटा सा कोई हिस्सा है, कुदाल इनके पास होती थी, तो जंगल के छोटे से हिस्से में कुदाल को यूज़ करते हुए तो अपना जो है थोड़ा बहुत ज़मीन को खुरच लेते थे, साफ़ सफाई कर देते थे और अपने गुजारे लायक खाने की चीज़ें वहाँ पर उगा देते थे और कुछ टाइम तक वहीं खेती करते थे, वहीं रहते थे। फिर उसके बाद क्या करते थे, वो उस ज़मीन को छोड़कर दूसरे इलाके में चले जाते थे। फिर वहाँ नई जगह पे जाके दोबारा से वहाँ पर चीज़ें उगाते थे। इतने में जो पहले जो उन्होंने ज़मीन छोड़ी होती थी वो वापस अपनी उर्वरता प्राप्त कर लेती थी। तो झूम खेती इसी को ही कहते हैं कि पहले एक जगह पे जंगलों को काट कर वहाँ पर खुदाई वगैरह करके खेती करना, फिर थोड़े टाइम बाद उस जगह को छोड़कर किसी नई जगह पर खेती करना, फिर कहीं और नहीं करना, फिर वापस पहले वाली पर आ जाना। तो इसको झूम खेती कहते हैं। तो हम अब क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पहाड़िया लोगों के बारे में। तो पहाड़िया लोग वे लोग थे जो राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहते थे, जो जंगल के उत्पाद होते थे उनसे ये अपना गुजारा चलाते थे और ये झूम खेती किया करते थे। तो ये आपने इसमें अभी मेन पढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट इन जंगलों से, ये जंगलों में रहते थे ये तो आपने देख ही लिया। तो इन जंगलों से ये जो पहाड़िया लोग होते थे ये महुआ के फूल इकट्ठे करते थे खाने के लिए और बेचने के लिए। ये रेशम के कोया, वो कीड़े वगैरह जो होते हैं रेशम के, ये बेचने के लिए इकट्ठे करते थे। राल इकट्ठा करते थे। राल एक तरह का लिक्विड होता है जो पेड़ों की छाल वगैरह से मिलता है। तो ये राल इकट्ठा करते थे, रेशम के कीड़े इकट्ठे करते थे और काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे। ये सब सामान वो बेचा करते थे। तो आपने देखा कि किस तरह से ये जंगलों के ऊपर डिपेंड थे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट इस पैराग्राफ को अब आप देखेंगे। शिकारियों, झूम खेती करने वालों, खाद्य बटोरने वालों, काठ कोयला बनाने वालों, रेशम के कीड़े पालने वालों के रूप में पहाड़िया लोगों की जिंदगी इस प्रकार जंगल से घनिष्ठ रूप से
जुड़ी हुई थी। तो ये जंगलों से मतलब घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, मजबूत घनिष्ठ मतलब बहुत मजबूती से जुड़े हुए थे, क्योंकि ये सारे काम ऐसे ही करते थे, झूम खेती करते थे, वहाँ खाना भी जंगल का जो उत्पाद मिलता था वहाँ से बटोरते थे, शिकार करते थे, काठ कोयला बनाते थे, रेशम के कीड़े पालते थे। तो ये जंगलों से मतलब जुड़े हुए थे ये लोग। वे इमली के पेड़ों के बीच बनी अपनी झोंपड़ियों में रहते थे और आम के पेड़ों की छांव में आराम करते थे। तो इस तरह से अब आपने इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पहाड़िया लोगों का जीवन जंगल से कैसे जुड़ा हुआ था, तो उसमें आपने ये सब जो है वो लिखना है। नेक्स्ट इस पैराग्राफ में, इन पहाड़ियों को अपना मूलाधार बनाकर पहाड़िया लोग बराबर उन मैदानों पर आक्रमण करते रहते थे जहाँ किसान एक स्थान पर बसकर अपनी खेती बाड़ी किया करते थे। तो ये जो हैं पहाड़िया लोग जो थे, ये मतलब किसान जो जहाँ पर एक स्थान पे बसकर अपनी खेती वगैरह करते थे, ये कई बार उनके ऊपर हमला भी कर देते थे। और ये पहाड़िया लोग ये आक्रमण जो हैं ज़्यादातर अपने आप को विशेष रूप से अभाव या अकाल के वर्षों में जीवित रखने के लिए करते थे। तो ये हमले वो ज़्यादातर तब करते थे जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मुसीबत आ जाती थी। इसके अलावा ये जो हमले करते थे, इससे ये जो मैदानों में बसे हुए समुदाय होते हैं उनको ये अपनी इस तरह से ताकत भी दिखाते थे। नेक्स्ट यहाँ से पढ़ेंगे, मैदानों में रहने वाले जमींदारों को अक्सर इन पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज देकर उनसे शांति खरीदनी पड़ती थी। तो ये जो मैदानों में जमींदार होते थे, ये जो पहाड़िया लोग होते थे, इनके जो मुखिया होते थे, इनसे जो है ये बात करते थे पहाड़िया लोगों के मुखिया से, और उनको नियमित रूप से खिराज देते थे, मतलब कर समझ लो एक तरह का। तो ये कर देते थे नियमित रूप से, और कर देकर वो उनसे क्या खरीदते थे, शांति। शांति खरीदने का मतलब है कि ये उन्होंने जमींदारों ने ये कह रखा था कि हम आपको नियमित रूप से ये कर देते रहेंगे और बदले में आप जो है वो हमारे ऊपर जो हमला है, आक्रमण, वो नहीं करोगे। इसी तरह जो व्यापारी लोग होते थे वो भी इन पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु उन्हें कुछ पथकर दिया करते थे। तो इसी तरह जो व्यापारी होते थे जो वहाँ का रास्ता इस्तेमाल करते थे, वो भी उनको वहाँ से आने जाने का जो है वो कर देते थे। और जब ऐसा पथकर पहाड़ी मुखियाओं को मिल जाता था तो वे व्यापारियों की रक्षा करते थे और यह भी आश्वासन देते थे कि कोई भी उनके माल को नहीं लूटेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो पहाड़िया लोग हैं ये कई बार हमला भी कर देते थे, तो जमींदार भी इनको नियमित खिराज देकर उनसे शांति खरीदते थे। इसके अलावा जो व्यापारी वहाँ से गुजरते थे वो भी उन्हें कर दिया करते थे। तो और बदले में जो पहाड़िया लोगों के जो मुखिया होते थे वो उनको मतलब ये प्रॉमिस करते थे कि अब तुम आराम से आओ जाओ, तुम्हारे माल को भी कोई नुकसान नहीं होगा। इस प्रकार कुछ ले देकर की गई शांति संधि अधिक लंबे समय तक नहीं चली। तो इस तरह जो शांति संधि बनी हुई थी जमींदारों के साथ या व्यापारियों के साथ, ये लंबे समय तक जो है ये नहीं रह पाई। यह 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में उस समय भंग हो गई जब स्थिर खेती के क्षेत्र की सीमाएं आक्रामक रीति से पूर्वी भारत में बढ़ाई जाने लगी। अंग्रेज़ों ने जंगलों की कटाई सफाई के काम को प्रोत्साहित किया और जमींदारों और जोतदारों ने प्रति भूमि को धान के खेतों में बदल दिया। अब आपको पता है यहाँ पे अंग्रेज आ गए थे और वो राजस्व लिया करते थे। तो अंग्रेज़ों को तो ये नहीं पसंद आ रहा था कि ये जंगलों में ये पहाड़िया लोग इस तरह रहते हैं, क्योंकि पहाड़िया लोग तो किसी को कर देते नहीं थे, वो तो अपने हिसाब से रहा करते थे। तो अंग्रेज़ों को ये चीज़ नहीं पसंद थी, वो जो है स्थिर खेती चाहते थे, हो जंगलों की कटाई सफाई हो। तो उन्होंने जमींदारों और जोतदारों से कहा कि ये जो प्रति भूमि है, जैसे अब ये जो होते थे पहाड़िया लोग ये झूम खेती करते थे, तो ये तो जहाँ पर खेती करके एक टाइम मतलब कुछ टाइम खेती करके उस जगह को ऐसे ही छोड़ दिया करते थे। तो उन्होंने उनको कहा कि ये सारी भूमि को यूज़ करो, क्योंकि अंग्रेज़ों के लिए स्थायी कृषि का विस्तार आवश्यक था।
वो तो एक चाहते थे कि स्थायी कृषि हो यहाँ पर, क्योंकि उसी से राजस्व के स्रोतों में वृद्धि हो सकती थी, निर्यात के लिए फसल पैदा हो सकती थी और एक स्थायी सुव्यवस्थित समाज की स्थापना हो सकती थी। अंग्रेज ये चाहते थे कि ये जो जंगल हैं ये सब ख़त्म करके तरीके से खेती वगैरह की जाए। एक तो उन्हें राजस्व अच्छा मिलेगा, दूसरा ऐसी फसलें भी उगाई जाएंगी जो कि निर्यात के काम आएंगी, क्योंकि पहाड़िया लोग तो बस वही उगाते थे जो उनको खाने के लिए चाहिए होता था, इसके अलावा वो और ऐसे निर्यात के हिसाब से कुछ भी नहीं उगाते थे। और ये जो अंग्रेज हैं ये जंगलों को उजाड़ मानते थे और वनवासियों को असभ्य, बर्बर, उपद्रवी और क्रूर समझते थे। वो कहते थे कि ये जो पहाड़िया लोग हैं ये असभ्य लोग हैं, उपद्रवी हैं, बर्बर हैं, क्रूर हैं, और मतलब पहाड़िया लोगों के लिए उनकी ये इमेज थी। इसलिए उन्होंने यही महसूस किया, उन्होंने मतलब अंग्रेज़ों ने यही महसूस किया कि जंगलों का सफाया करके वहाँ स्थायी कृषि स्थापित करनी होगी, जंगली लोगों को पालतू और सभ्य बनाना होगा, उनसे शिकार का काम छुड़वाना होगा और खेती का धंधा अपनाने के लिए उन्हें राजी करना होगा। तो वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे उनको ये लगा कि यहाँ पर हमें ये जो भी पहाड़ियाँ लोग हैं उन्हीं के लिए जंगली लोग ये शब्द यूज़ किया गया है कि ये जो पहाड़िया लोग हैं, जंगली लोग हैं, इनको जो हैं ये मतलब पालतू और सभ्य बनाया जाए, इनसे शिकार का काम छुड़वाया जाए और इनको जो है मतलब खेती का धंधा अपनाने के लिए राज़ी किया जाए कि वो यहाँ पर स्थायी कृषि करें। ज्यों ज्यों स्थायी कृषि का विस्तार होता गया, जंगलों और चरागाहों का क्षेत्र संकुचित होता गया। अब स्थायी कृषि के लिए ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज जब लेने लग गए तो जंगल और चरागाह का जो हिस्सा था वो कम पड़ता गया। इससे क्या हुआ, जो पहाड़ी लोग थे और जो स्थायी खेतीहर थे, उनके खेतीहर वो किसान होते हैं, उनके बीच में झगड़ा तेज हो गया। अब पहाड़ी लोग जो हैं वो क्या करने लगे, जो गांव बसे हुए थे उन पर हमले बोलने लगे, गांव वालों से अनाज पशु छीन झपट कर ले जाने लगे। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे उन्होंने इन पहाड़ियों पर काबू करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उनके लिए ऐसा करना आसान नहीं था। तो अभी हमने पहले पढ़ा कि जो पहाड़िया लोग हैं वो अपनी आराम से ज़िंदगी जीते थे, जंगलों में डिपेंडेंट थे, जंगलों के ऊपर अपना झूम खेती करते थे, कुदाल के इस्तेमाल से थोड़ी बहुत ज़मीन खुरच कर अपने जितनी उन्हें ज़रूरत होती थी उतनी वो खेती कर लिया करते थे और उनका किसी से कोई लेना देना नहीं था। गांव वालों के साथ भी उनका समझौता हो गया था, उन पे फिर वो हमला नहीं करते थे, बदले में ज़मींदार उनको कर दे देते थे या व्यापारी उन्हें कर दे देते थे, तो उनका जीवन शांतिपूर्वक बीत रहा था। फिर जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए, उनको ये लगा कि ये जो जगह है ये ऐसे वेस्ट जा रही है, तो यहाँ पर तो स्थायी कृषि होनी चाहिए, जंगलों का सफाया होना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे ज़मीन जो है वो वहाँ स्थायी कृषि के लिए यूज़ करवा दी अंग्रेज़ों ने। इससे क्या हुआ, ये जो पहाड़िया लोग थे ये और अब ये इनका जो थे किसान उनके साथ झगड़े होने लग गए। जो पहाड़िया लोग थे ये फिर हमले करने लग गए, छीना झपटी करने लग गए और कंपनी के अधिकारियों ने बहुत कोशिश करी कि इन पहाड़िया लोगों पर काबू किया जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं था पहाड़िया लोगों पर काबू करना। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। फिर क्या हुआ, 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने इन पहाड़ियों को निर्मूल कर देने की क्रूर नीति अपना ली और उनका शिकार और संहार करने लगे। 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या किया, उन्होंने मतलब बुरे तरीके से ये जो पहाड़िया लोग थे इनको मारने लग गए, काटने लग गए। पूरी तरह से उन्होंने कहा कि हम इनको निर्मूल कर देंगे। निर्मूल का मतलब होता है कि पूरी तरह जड़ से उखाड़ देना किसी चीज़ को, यानी कि इनका नामो निशान ही ख़त्म हो जाए। तो खूब ये उनको संहार करने लग गए उनका। फिर 1780 के दशक में जो है ऑगस्टस क्लीवलैंड, ये कौन था, भागलपुर का कलेक्टर, इसने क्या करा, शांति की स्थापना करने के लिए एक नीति प्रस्तावित की। मतलब ये है कि उसने एक प्रस्ताव रखा
उस कलेक्टर ने, उसका नाम आपको याद रखना है, ऑगस्टस क्लीवलैंड का, जो कि भागलपुर का कलेक्टर था, उसने एक प्रस्ताव रखा शांति बनाने के लिए। उसने क्या प्रस्ताव रखा कि जो पहाड़िया के जो मुखिया हैं उनको जो है वार्षिक भत्ता दिया जाएगा। मतलब उसने ये कहा कि हम अपनी तरफ से जो पहाड़िया लोगों के मुखिया हैं उन्हें हम वार्षिक भत्ता देंगे, और बदले में वो मुखिया क्या करेंगे, वो अपने आदमियों का चाल चलन ठीक करने की जिम्मेदारी लेंगे। उन्होंने ये कहा कि जो मुखिया हैं हम उन्हें हर साल भत्ता देंगे, और मुखिया लोगों का काम है कि जो उनके अंडर पहाड़िया लोग हैं वो उनको समझाएंगे कि किस तरह रहना होता है, किस तरह स्थायी कृषि करनी होती है, इस तरह से वो व्यवस्था बनाएंगे। तो उनसे ये भी आशा की गई जो मुखिया हैं वो अपनी बस्तियों में व्यवस्था बनाएंगे, अपने लोगों को अनुशासन में रखेंगे। लेकिन क्या हुआ, जो बहुत सारे पहाड़िया मुखिया लोग थे उन्होंने तो पहली बात भत्ता लेने से मना ही कर दिया। उन्होंने मना कर दिया कि हमें कोई भत्ता आपसे नहीं लेना। और कोई मुखिया ने अगर भत्ता लेने को स्वीकार भी कर लिया, उसने मान लिया कि हाँ मैं भत्ता लेके मैं अपने जो भी मेरे अंडर पहाड़ियाँ लोग हैं उनको मैं तरीके से रखूँगा, तो क्या हुआ, जिन मुखिया लोगों ने भत्ता लेना स्वीकार कर लिया उनमें से उन्हें क्या हुआ, उन अपने ही समुदाय में अपनी सत्ता खो बैठे। यानी कि जो पहाड़िया लोग थे उन्होंने उसको मुखिया मानने से ही मना कर दिया कि तूने भत्ता लेना शुरू करा, तू हमारा मुखिया ही नहीं है, तो उसकी अपनी सत्ता खत्म हो गई। नेक्स्ट पैराग्राफ। तो जब इस तरह से ये सब कुछ हो रहा था तो फिर पहाड़िया जो लोग थे उन्होंने अपने आप को, वो अब अंग्रेज लोग तो इनके पीछे पड़े हुए थे, तो इनसे बचने के लिए, और ये जो थे पहाड़िया लोग ये पहाड़ों के भीतरी हिस्सों में ये चले गए। तो इसलिए जब आपने वो शुरू में पढ़ा था कि बुकानन ने जब यहाँ यात्रा की थी तो जो पहाड़िया लोग थे उन्होंने बुकानन को संदेह और अविश्वास से भी देखा था, क्योंकि उनको ये लगता था, क्योंकि उनको ये पता था कि ब्रिटिशर्स ने उनके साथ ये सब कुछ करा है, तो उनको ये लगता था कि जो प्रत्येक गोरा आदमी है, बुकानन भी था तो ब्रिटिशर ही, ईस्ट इंडिया कंपनी का था, तो उनको ये लगा कि ये जो जितने भी गोरे आदमी हैं ये जो है हमारी जंगल, हमारे ज़मीन हमसे छीनना चाहते हैं। तो इसलिए उनको जो है बुकानन जो है उसको उन्होंने शत्रुता की दृष्टि से देखा था। नेक्स्ट पैराग्राफ। फिर एक और खतरा आ गया इन पहाड़िया लोगों पे, और वो खतरा क्या था, संथाल लोगों का आगमन। संथाल एक जनजाति थी, अब ये लोग कैसे आए वो भी आप आगे पढ़ेंगे। तो एक और खतरा उनके ऊपर आ गया, वो खतरा था संथाल लोगों का आगमन, यानी कि संथाल लोग जो है वहाँ पर आ गए थे। तो संथाल लोग वहाँ के जंगलों का सफाया करते हुए, इमारती लकड़ी को काटते हुए, ज़मीन जोतते हुए, चावल और कपास उगाते हुए उस इलाके में बड़ी संख्या में घुसे चले आ रहे थे। अब आपको पता है ये जंगलों का सफाया करने में संथाल लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं आती थी, जबकि ये पहाड़िया लोग तो जंगलों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। तो इन्होंने संथाल लोगों ने क्या करा, जंगलों को नष्ट वगैरह करा और ये अपना निचली पहाड़ियों पर घुसते चले गए और वहाँ पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। तो इसलिए जो पहाड़िया लोग थे उनको राजमहल की पहाड़ियों में और अंदर की तरफ उन्हें जाना पड़ा। तो पहाड़िया लोग अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, और ये जो नए बाशिंदे आए थे, जो नए लोग आए थे, संथाल जो थे, वो हल को यूज़ करते थे खेती के लिए। तो इस तरह से ये लड़ाई हल और कुदाल के बीच की थी। तो हल और कुदाल के बीच में लड़ाई होने का मतलब क्या है, संथाल लोगों और पहाड़िया लोगों के बीच में लड़ाई का होना। अब हम 2.2 टॉपिक पढ़ेंगे, संथाल अगुआ बाशिंदे। इसमें आप बेटा इस पैराग्राफ को तो आप छोड़ दें, फर्स्ट को, सेकंड पैराग्राफ से शुरू करेंगे। संथाल लोग जो थे ये राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुंचे। अभी आपने पढ़ा ना कि ये राजमहल की पहाड़ियों में आ गए थे, जंगलों को काटने लग गए थे, खेती करने लग गए, और उन्होंने पहाड़िया लोगों को और अंदर की तरफ धकेल दिया था। तो हुआ क्या था, संथाल जो है
1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे। और ये जो जमींदार लोग थे, खेती के लिए नई भूमि तैयार करना या खेती का विस्तार करना, इन कामों के लिए ये संथाल लोगों को भाड़े पर रखते थे। भाड़े का मतलब किराए पर रखते थे। और ब्रिटिश अधिकारियों की फिर नज़र इनके ऊपर गई, तो ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या करा, उन्हें जंगल महलों में बसने का निमंत्रण दिया। असल में जो ब्रिटिशर्स थे वो कोशिश कर रहे थे कि पहाड़िया लोगों को अपने बस में किया जाए, उनको इस बात के लिए राज़ी किया जाए कि वो स्थायी कृषि करें और उनको राजस्व वगैरह दिया करें, लेकिन वो नाकामयाब रहे थे ब्रिटिशर्स। अब उनको ब्रिटिशर्स को संथाल लोग नज़र आने लग गए, तो उन्होंने संथालों को निमंत्रण दिया कि तुम यहाँ पर आकर बसो, क्योंकि उनको ये था कि ये संथाल लोगों की हेल्प से हम पहाड़िया लोगों को यहाँ से हटा देंगे और फिर संथाल लोगों से यहाँ पे खेती करवाएंगे। तो यही इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। जब ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करके स्थायी कृषि के लिए एक स्थान पर बसाने में असफल रहे, तो उनका ध्यान संथालों की ओर गया। पहाड़िया लोग जंगल को काटने के लिए हल को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे और अब भी वो उपद्रवी व्यवहार ही करते थे, जबकि इसके विपरीत जो संथाल थे वो आदर्श बाशिंदे प्रतीत हुए, क्योंकि उन्हें जंगल का सफाया करने में कोई हिचक नहीं थी और वे भूमि को पूरी ताकत लगाकर जोतते थे। यानी कि जो पहाड़िया लोग थे वो तो हल यूज़ ही नहीं करते थे, जंगल को काटना नहीं चाहते थे। और ये जो संथाल थे, ब्रिटिशर्स को ये संथाल बड़े आदर्श प्रतीत हुए, बड़े अच्छे लगने लगे, क्योंकि संथालों को कोई दिक्कत नहीं आती थी जंगलों का सफाया करने में, और वो भूमि को अपना हल वगैरह इस्तेमाल करके पूरी ताकत से जोतते थे। फिर ब्रिटिशर्स ने क्या करा, संथालों को ज़मीनें वगैरह देकर वहीं राजमहल की तलहटी में बसने के लिए उन्होंने उनको तैयार कर लिया। और 1832 तक ज़मीन के एक काफ़ी बड़े इलाके को दामिन ए कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया। इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया। कई बार पेपर में आ जाता है कि दामिन ए कोक्स का क्या अर्थ है। तो 1832 तक ज़मीन का काफ़ी बड़ा इलाका जो था वो अंग्रेज़ों ने किसको दे दिया, संथालों को दे दिया। उन्होंने ज़मीन का काफ़ी बड़ा इलाका मतलब रिज़र्व कर दिया कि ये संथालों की भूमि है, उन्होंने उनको दे दिया और कह दिया कि ये तुम्हारी भूमि है। तो वो इलाका जो कि संथालों के नाम कर दिया गया था, उसी ज़मीन के इलाके को ही दामिन ए को का नाम दिया गया। अब वो संथालों की ज़मीन घोषित हो गई थी। अब उन्हें क्या करना था, संथालों को यहाँ पे रहना था, हल चलाकर खेती करनी थी उस इलाके में, जो इलाका उन्हें दिया गया था। उनका काम था कि वो वहाँ रहेंगे, हल चलाकर खेती करेंगे, वहाँ पर स्थायी किसान बनना था उन्होंने। तो संथालों को जब ये दी गई थी ज़मीन, तो साथ में शर्त लगाई गई थी कि उनको दी गई भूमि के कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना था। तो मतलब ये है कि उनको जब ये इलाका दिया गया, उनको कहा गया कि अब तुम इस इलाके में रहो, यहाँ पर हल चलाकर खेती करो, और उनको ये कहा गया कि जितनी भी तुम्हें ज़मीन दी गई है इसका कम से कम 10वां हिस्सा तो तुम्हें जो है साफ करके खेती के लिए इस्तेमाल करना है 10 साल के अंदर अंदर। ये शर्त उनको लगा दी गई। तो जब दामिने को उनको मिल गया, उसके बाद क्या हुआ, संथालों की बस्तियां बढ़नी शुरू हो गई। संथालों के जो गांव थे पहले शुरू में 1838 में 40 थे, 1851 तक वो गांव 40 से बढ़कर कितने हो गए, 1473 तक पहुंच गए। और जो संथाल शुरू में 3000 थे, वो उनकी संख्या बढ़कर हो गई 82,000 से भी अधिक हो गई। तो जैसे जैसे खेती बढ़ती गई, अब ज़्यादा संथाल लोग थे, ज़्यादा खेती हो रही थी, तो उसी तरह खेती जैसे जैसे बढ़ी, कंपनी की तिजोरियों में राजस्व की राशि में वृद्धि होती गई। यानी कि जैसे जैसे खेती हो रही थी, कंपनी को राजस्व भी उसी हिसाब से ज़्यादा मिलने लग गया। अब इस पैराग्राफ से आपने पढ़ना है
जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहले पहाड़िया लोगों ने इसका प्रतिरोध किया, पर अंत में वे इन पहाड़ियों में भीतर की ओर चले जाने के लिए मजबूर कर दिए गए, क्योंकि संथालों को सपोर्ट कौन कर रहे थे? अंग्रेज कर रहे थे। अंग्रेज उनका साथ दे रहे थे। तो संथालों और पहाड़िया में जब लड़ाई हुई तो पहाड़िया लोगों को विवश होकर जो है वो अंदर की तरफ उन्हें जाना पड़ा, और उन्हें निचली पहाड़ियों और घाटियों में पहाड़िया लोगों को नहीं आने दिया गया। तो जो एरिया अब उनके पास था, पहाड़िया लोगों के पास इस समय जो था अंदर की तरफ वाला, वो सारा एरिया कैसा था? शुष्क एरिया था। तो इससे उनके रहन सहन पर, जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि वहाँ पे एक तो झूम खेती जो वो किया करते थे वो भी नहीं हो सकती थी, ना कोई शिकार होता था। तो वो आगे चलकर जो है बहुत ही गरीब हो गए, और ये जो संथाल लोग थे ये बहुत ज़्यादा विकसित होते जा रहे थे। संथाल लोगों को मतलब क्या था कि उन्होंने, वो पहले संथाल लोगों की खाना बदोश जैसी ज़िंदगी होती थी, वो उन्होंने अब छोड़ दी थी। अब वो एक जगह टिक कर रह रहे थे, और वो वाणिज्यिक फसलें जो होती हैं, यानी जो बेचने के लिए की जाती है, उसकी भी खेती करते थे। व्यापारियों के साथ, साहूकारों के साथ उनके लेन देन भी हो रहे थे। तो उनकी लाइफ सही थी, और जो पहाड़िया लोग थे उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ गई थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। शुरू में तो संथालों को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जल्दी ही क्या हुआ, संथालों को समझ आ गया। अब उन्हें क्या समझ आ गया? ये देखो, वो जो अंग्रेज थे, ये तो है नहीं कि वो संथालों के कोई खास दोस्त थे, उनके वेल विशर थे, ऐसा तो कुछ नहीं था। अंग्रेजों को किस बात से मतलब था? अंग्रेजों को सिर्फ इस बात से मतलब था कि उनको अच्छा राजस्व मिलता रहे, उनको अपने पैसे से लेना देना था। अब संथालों को जल्दी ही समझ आ गया कि जिस भूमि को अपना समझकर वो इस पर खेती कर रहे थे, वो ज़मीन उनके हाथों से निकलती जा रही है। अब वो कैसे निकल रही है वो समझेंगे आप। संथालों ने जिस ज़मीन को साफ करके खेती शुरू की थी, उस पर सरकार भारी कर लगा रही थी। तो जो ज़मीन उन्हें मिली थी, जिस पर वो खेती कर रहे थे, उस पर सरकार क्या कर रही थी? भारी कर लगा रही थी। और जो साहूकार है वो बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे, और अगर ये कर्ज नहीं दे पाते थे ये लोग, संथाल लोग, तो बदले में ज़मीन पर कब्जा हो रहा था। और ज़मींदार लोग भी, जो दामिन वाला इलाका था, वो उस पर अपना नियंत्रण करने का दावा कर रहे थे। 1850 के दशक तक संथाल लोग यह महसूस करने लगे थे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए, जहां उनका अपना शासन हो, जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज के विरुद्ध विद्रोह करने का समय अब आ गया है। यानी कि अब संथालों को समझ आ गया था कि अगर उन्हें अपने लिए एक आदर्श विश्व बनाना है, आदर्श संसार बनाना है जहाँ पे उनका अपना शासन हो, तो उनको पता चल गया कि अब हमें विद्रोह करना पड़ेगा। किस किस के खिलाफ विद्रोह करना पड़ेगा? जमींदारों के खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ, और ये जो औपनिवेशिक राज है अंग्रेजों का, उसके खिलाफ हमें विद्रोह करना पड़ेगा। तो 1855-56 में जो है वो संथालों ने विद्रोह कर दिया, और इसके बाद जो है संथाल परगने का निर्माण हुआ, यानी कि एक हिस्सा जो है संथालों को दे दिया गया। तो जिसके लिए 5500 वर्ग मील का वो हिस्सा था, और वो भागलपुर और बीरभूम जिले से लिया गया था। तो अभी आपने ये जो 2.1 और 2.2 जो पढ़ा है, इसमें आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो जो है, एक तो यही है कि पहाड़िया लोग जो हैं वो कौन थे, वो अपना जीवन निर्वाह कैसे करते थे, या पहाड़िया हम कैसे कह सकते हैं कि जो पहाड़िया लोग थे वो जंगलों से जुड़े हुए थे, या हल और कुदाल के बीच की लड़ाई कैसे लंबी चली, ये आप कैसे कह सकते हैं। या इस तरह भी आ सकता है कि ब्रिटिश सरकार ने पहाड़िया लोगों पर अपना नियंत्रण करने के लिए किस तरह की कोशिशें की, या ब्रिटिश अधिकारियों का राजमहल के जो पहाड़िया लोग थे उनके प्रति क्या रवैया था, या संथालों ने जो है विद्रोह कब किया,
क्यों किया, या ये भी कह सकते हैं कि संथालों ने अंग्रेज़ों का प्रतिरोध क्यों किया, दामिने को से आप क्या समझते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस इन दोनों टॉपिक्स में बनते हैं। अब नेक्स्ट 2.3 जो है बुकानन का विवरण, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें बस इतना ही पढ़ लो कि जो बुकानन का विवरण है उसको पढ़ते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो इसमें ये आ जाएगा कि बुकानन के विवरण को हम अपनी जानकारी का आधार तो मानते हैं, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो ये बुकानन है ये भी एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था, और ये जो भी यात्राएं करता था वो इसलिए नहीं करता था कि वो कोई दृश्य देखना चाहता है, उसको कोई भू दृश्य देखने से प्यार है, या कोई वो अज्ञात की खोज करना चाहता है, वो इसलिए यात्रा नहीं करता था। उसकी जो यात्रा का सारा खर्चा था वो उठाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसको वो सूचनाएं इकट्ठी करनी होती थी कंपनी के लिए। उसको पता होता था बुकानन को कि उसको क्या देखना है, क्या खोजना है, क्या लिखना है। तो वो इसलिए जब भी किसी गांव में जाता था लोग उसको सरकार के एक एजेंट के रूप में ही देखते थे। तो बुकानन जहाँ भी जाता था वो वहाँ की ज़मीन को, पत्थरों को, चट्टानों को ध्यान से देखता था कहाँ से मूल्यवान पत्थर मिल सकते हैं, कहाँ से कोई खनिज मिल सकते हैं, या कौन सी फसल है जो यहाँ बोई जा सकती है, कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं, कौन से उगाए जा सकते हैं। तो वो मतलब कंपनी को किस तरह फ़ायदा हो, इस तरह की चीज़ें के का सर्वे वो किया करता था। तो अब ये जो हमारा चैप्टर 10 है बेटा, आप लोगों के लिए इतना ही आ रहा है पेपर में, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस कम हुआ है। तो जो 10th चैप्टर है वो फर्स्ट और सेकंड टॉपिक यहीं तक आपने पढ़ना है। अब हम आगे अगला चैप्टर शुरू करेंगे, तो उससे पहले हमने 2.1 और 2.2 और 2.3 के क्वेश्चंस जो अभी डिस्कस करें उनको कर लेना।